प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुष्प से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्प का परिवर्धन। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बीएससी पार्ट सेकंड के वनस्पति शास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी की प्रथम इकाई में शामिल किया गया है। पुष्प आवर्त बीजों का प्रमुख लक्षण है। पिछले लेक्चर में हमने पुष्प की संरचना तथा पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है उसके बारे में बात की थी। पुष्पीय पौधों में जनन अवस्था के आते ही इसमें कुछ अथवा लगभग सभी शीर्षस्थ विभजतकों से वास्तविक पर्णों की उत्पत्ति एवं प्रारंभन की क्रिया रुक जाती है। इसके स्थान पर ये अब पौधे की जनन संरचना अर्थात पुष्प का निर्माण एवं विकास का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। इस अवस्था में अब पौधे की शीर्षस्थ विभजतकों को हम पुष्पीय विभजतक या फ्लोरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये पुष्पीय विभजतक अब विशिष्ट क्रम में पुष्पीय घटकों फ्लोरल कंपोनेंट्स का विकास करते हैं। इस पुष्प की उत्पत्ति प्रक्रिया में अब पुष्पीय विभजतों की वृद्धि सुनिश्चित या एक निर्धारित अवधि के लिए ही होती हैं, अनिश्चित अवधि के लिए नहीं होती हैं। यहाँ ये भी देख लेते हैं हम कि एक वर्षीय शाकों एवं घासों में पौधे के जीवन चक्र के अंत में पुष्प का निर्माण होता है, फ्लावरिंग होती है। जबकि बहुवर्षीय या पेरेनियल प्लांट्स की बात करें तो उसमें पुष्प प्ररोह शीर्ष पर असीमाक्षी पुष्पक्रम अथवा तने एवं शाखाओं या पत्तियों के अक्ष जिसमें असीमाक्षी एवं ससीमाक्षी पुष्पक्रम के अंदर विकसित हो सकते हैं। तो पुष्प का निर्माण कैसे होता है ये देखने के लिए हम बात करें पुष्प का अभिप्रेरण, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। पौधों में पुष्पीय विकास एवं प्रारंभन का क्रम अनेक बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये बाहरी कारक जैसे तापक्रम, दीप्तिकालिता, फोटो पीरियड। तो इन तापक्रम एवं दीप्तिकालिता के प्रति पौधे विशेष अनुक्रिया या रेस्पॉन्स दिखाते हैं एवं इन कारकों के संयुक्त प्रभाव के कारण पौधों में जनन प्रावस्था का निर्माण होता है। प्रदीप्तिकाल या फोटो पीरियड के आधार पर अगर हम बात करें तो पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। लॉन्ग डे प्लांट्स दीर्घ दिवसीय पादप, शॉर्ट डे प्लांट लघु दिवसीय पादप एवं डे न्यूट्रल दिवस उदासीन पादप। पौधों में पुष्पन के पूर्व ही कुछ आवश्यक विकास एवं परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में पुष्पन के लिए परिपक्व अवस्था में पहुंचकर प्रदीप्तिकाल या फोटो पीरियड के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं और पुष्प का निर्माण होता है। इसी प्रकार अधिकांश पौधे तापक्रम के प्रति पुष्पन हेतु अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पुष्पन के लिए शीत उपचार या पौधों का निम्न तापक्रम पर उद्भाषित होना एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को वसंतीकरण या वर्निलाइजेशन कहते हैं। यह अवधारणा सर्वप्रथम एक रूसी वनस्पति शास्त्री लाइसेंको द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस तरह से हम बात करें कि एक तापक्रम है और दूसरा फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता है, दोनों के द्वारा ही पादपों के अंदर पुष्पन का या पुष्पों का निर्माण होता है। पुष्पन के लिए पौधों में जो इंडक्शन है या अभिप्रेरण अनुक्रिया है वो पत्तियों द्वारा एक अज्ञात संकेत प्रेषित कर किया जाता है। इस संकेत को हम फोटोपीरियडिक इंडक्शन कहते हैं। दीप्तिकालिक प्रेरण, यह प्रेरण प्रोसेस पर पुष्पन के संक्रमण को संचालित करता है।
अर्थात पत्तियों से सिग्नल जो प्ररोह होता है उसके शीर्ष की ओर संचालित होता है और वहाँ पर जो कायिक प्ररोह हैं वो पुष्पीय प्ररोह के अंदर रूपांतरित होता है। चेलाकैन 1937 ने इस प्रेरण के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ हैं उसको पुष्पीय हार्मोन फ्लोरिजन के नाम दिया। अगर फ्लोरिजन की बात करें तो ये एक जटिल हार्मोन है और जिसका गठन पत्तियों में बनने वाले दो पदार्थों जिब्रेलिन्स एवं एंथेसिन्स से मिलकर होता है। इस हार्मोन का उद्दीपन फाइटोक्रोम्स के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अभिप्रेरण क्रिया के दौरान पौधे के शीर्षस्थ विभजक में नए नए राइबोसोम्स के निर्माण में वृद्धि होती है। राइबोसोम्स के निर्माण के साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी के साथ आरएनए संश्लेषण में भी वृद्धि होती है। कोशिकीय जो श्वसन की प्रक्रिया है, सेलुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़, उसकी दर बढ़ जाती है। इसके बाद डीएनए संश्लेषण भी इंड्यूस्ड हो जाता है, अभिप्रेरित होता है एवं समसूत्री विभाजन भी तीव्र गति से होता है। परिणाम स्वरूप नवीन संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे आगे चलकर पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोडिया बनते हैं। इन परिघटनाओं के कारण पौधा पुष्पीय संरचना उद्भव फ्लोरल मॉर्फोजेनेसिस अवस्था प्राप्त कर लेता है एवं पुष्प का निर्माण सुनिश्चित होता है। तो जो कायिक प्ररोह हैं उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखे गए हैं। जो शीर्ष विभजोतक हैं उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं मेरिस्टेमेटिक चेंजेस, उसकी बात करें तो पुष्पन के समय पुष्प अक्ष के शीर्ष विभजोतक में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाह्य परिवर्तनों में पर्वों का दीर्घन तथा कक्षीय कलिकाओं का काल पूर्व विकास देखा गया है। पुष्पन प्रेरित होने पर अथवा कायिक शीर्ष के पुष्पीय शीर्ष में परिवर्तन होने पर इसका दीर्घन होता है, इलोंगेशन होता है तथा उपरोक्त रूपांतरण के समय शीर्ष के दोनों तलों में वृद्धि होती है, ऊर्ध्व एवं क्षैतिज में वृद्धि होती है। इस प्रकार शीर्ष के पृष्ठीय क्षेत्र में कई गुना वृद्धि होती है जिससे पुष्पीय प्रावस्था में रूपांतरण के समय प्ररोह शीर्ष के जो संगठन पाया जाता है वो ट्यूनिका कार्पस होता है और इस ट्यूनिका कार्पस संगठन के अंदर परिवर्तन होकर और उसके स्थान पर मेंटल कोर प्रकार का संगठन उत्पन्न होता है। जो ट्यूनिका कार्पस संगठन है वो मेंटल कोर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस मेंटल कोर संगठन के अंदर देखा गया है कि जो कोर की कोशिकाएं हैं वो बड़ी एवं रिक्तिका युक्त होती हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटी सजीव द्रव्य युक्त मेंटल कोशिकाओं की परतों से घिरी रहती हैं। अनेक पौधों में प्ररोह शीर्ष के केंद्रीय भाग की निष्क्रिय कोशिकाएं वेटिक मेरिस्टेम भी पुष्पन के समय सक्रिय हो जाता है। पुष्पीय घटकों के प्रारंभन के साथ ही कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन की दर भिन्न भिन्न होती है। इस दौरान कायिक क्षेत्र के निश्चित अनुक्षेत्र कैरेक्टरिस्टिक जोनेशन विलुप्त हो जाते हैं एवं इनके स्थान पर विभजोतकी कोशिकाओं की एक समान यूनिफॉर्म सतह निर्मित हो जाती है। अर्थात जो मेंटल कोर जो संगठन दिखाई देता है वो समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक समान कोशिकाओं की समूह या सतह का निर्माण हो जाता है। उपयुक्त सभी परिवर्तन आनुवंशिक एवं भिन्न भिन्न पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विभजोतिकी परिवर्तन हो रहे हैं, विभजोतिकी परिवर्तनों के बाद में हम ये देखें कि उसमें उत्तकों का निर्माण कैसे होता है। उत्तक जनन या हिस्टोजेनेसिस की बात करें, पत्ती के समान ही पुष्पीय अवयवों का विकास भी पुष्प शीर्ष की दूसरी अथवा नीचे की परतों की कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन से प्रारंभ होता है। परिणतिक विभाजन का तात्पर्य यह है कि जो सतह है उसके समानांतर जो विभाजन होते हैं उनको हम पेरिक्लाइनल या परिणतिक विभाजन कहते हैं।
एक ही पुष्प के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति के लिए परिणतिक विभाजन शीर्ष की अलग अलग परतों में हो सकते हैं। शुरू के परिणतिक विभाजन के पश्चात इन विभज्योतिकी कोशिकाओं में लगभग सभी तलों में विभाजन होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अंगों के आद्यक प्राइमोर्डिया पुष्प शीर्ष पर उभार या अतिवृद्धि प्रोट्यूबरेंस के रूप में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। दल एवं बाह्य दल आदिकों की प्रारंभिक वृद्धि की बात करें तो शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम से होती है, परंतु बाद में इसमें अंतर्वेशी वृद्धि देखी गई है जो इंटरगैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होती हैं। और सबसे अंत के अंदर जो मार्जिनल मेरिस्टेम या सीमांत मेरिस्टेम है, उसकी सक्रियता के फलस्वरूप इन अंगों की जो आकृति है दल एवं बाह्य दलों की, वो पृष्ठाधारी डॉर्सी वेंट्रल आकृति दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुंकेसर की, तो पुंकेसर आद्यक में भी शुरू की जो वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम की सक्रियता से होती है, परंतु इनकी लंबाई में अगर वृद्धि की बात की जाए तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी मेरिस्टेम द्वारा होती है, जिसके फलस्वरूप पुतंतु का विभेदन होता है। पुंकेसर की जो आकृति हैं, परागकोशों की आकृति हैं, वो मार्जिनल मेरिस्टेम या सीमांत मेरिस्टेम की सक्रियता से द्विपालित परागकोश का विभेदन देखा गया है। अंडकों के विकास की बात करें तो अंडकों के विकास में शीर्षस्थ एवं मार्जिनल सीमांत मेरिस्टेम दोनों की सक्रियता देखी गई है तथा इनकी मोटाई में जो वृद्धि होती है वो एडेक्सियल मेरिस्टेम के द्वारा होती हैं। वियुक्ता अंडपी जायांग में अंडकों के आद्यक पृथक पृथक इकाइयों के रूप में एक वलय में उत्पन्न होते हैं। एपोकार्पस कंडीशन में ये देखा गया है कि जो अंडक अलग अलग दिखाई देते हैं, उनके आद्यक भी प्राइमोर्डिया भी एक वलय के रूप में अलग अलग निर्मित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। जबकि युक्ता अंडपी की बात करें हम सिंकार्पस कंडीशन, तो इस कंडीशन में जायांग में अंडकों की पृथक पृथक इकाइयों में ऑन्टोजेनिक फ्यूजन व्यक्तिवृत्तीय संलयन के फलस्वरूप स्थापित होती हैं। तो ये तो बात हुई कि उसमें उत्तकों का निर्माण या हिस्टोजेनेसिस कैसे होता है। अब उत्तकों के बाद में अगर हम बात करें ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन, अंगों का निर्माण किस तरह से होता है उसकी बात करें। पुष्पीय अंगों के उत्तरोत्तर चक्रों, जो विभिन्न प्रकार के वल्स पाए जाते हैं, का विकास एक सुनिश्चित एवं पूर्ण निर्धारित प्रावस्थाओं के क्रम में होता है। यह विकास संभवतः विशिष्ट प्रकार की जीनों एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। विभिन्न अंगों के विकास के लिए विभज्योतक के उभार या अतिवृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनको हम प्राइमोर्डिया कहते हैं। इन आदिकों की वृद्धि, विभेदन एवं परिपक्वन ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एवं मैचुरेशन के परिणाम स्वरूप विभिन्न पुष्पीय अंगों का निर्माण होता है। पुष्पासन पर अंडक की स्थिति अग्रस्त होती है, टर्मिनल पोजीशन में होते हैं, जबकि अन्य अवयवों की स्थिति देखें तो वो पार्श्वीय होती हैं। पुष्पासन पर जो अंडक या जायांग के विकसित होने पर हम ये देखते हैं कि पुष्पीय अक्ष की वृद्धि रुक जाती है तथा पुष्पासन का जो संकरा डंठल स्टॉक है वो पुष्पवृंत में रूपांतरित हो जाता है। पुष्पासन पर विभिन्न पुष्पीय आद्यक क्रमशः चक्रीय स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। सामान्यतः पुष्पीय अंगों की उत्पत्ति पुष्पासन पर सेंट्रीपिटल सक्सेशन में अभिकेंद्रीय क्रम में होती हैं, अर्थात युवा अंग शीर्ष के सबसे पास होते हैं। इस प्रकार जो पुष्पीय उपांगों का विकास है वो क्रमिक रूप से परिधि से केंद्र की ओर होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल सक्सेशन या अभिकेंद्रीय क्रम कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो ब्यूटोमस के अंदर क्रमशः बाह्य व भीतरी परिदल, पुंकेसर व अंडक निरंतर उत्तरोत्तर क्रम में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न वंशों में पुष्पांगों के विकास के इस क्रम में कुछ अंतर देखा जा सकता है।
उदाहरण के लिए अगर हम ब्रेशिकेसी कुल की बात करें तो उसमें सबसे पहले बाह्यदल पुंज के आद्यक सेपल प्राइमोर्डिया विकसित होते हैं। तत्पश्चात पुंकेसर आद्यक स्टेमन प्राइमोर्डिया तथा इसके पश्चात पुष्पीय अक्ष के अग्र सिरे पर स्त्रीकेसर आद्यक पिस्टिल प्राइमोर्डिया का विकास होता है। यहाँ पुष्प के विभिन्न चक्रों में जो पेटल प्राइमोर्डिया या दल आद्यक होते हैं उसकी उत्पत्ति सबसे अंत में होती है। इसी प्रकार से अगर हम अम्बेलिफरी कुल के पुष्पों के अंदर देखें कि जो विभिन्न चक्रों के आद्यक हैं उसके अंदर उत्पत्ति में किस प्रकार से अंतर देखा जाए, तो सबसे पहले पुंकेसर, तत्पश्चात दल, बाह्यदल तथा अंत में अंडकों के आद्यक उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जो ब्रेसिकेसी कुल है और अम्बेलिफेरी कुल है उसके अंदर भी जो विभिन्न चक्र हैं उनके निर्माण के अंदर अंतर देखा गया है। जो नीचे डायग्राम दे रखा है वो है आपके कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस सेफर्ड पर्स, जो कि ब्रेसिकेसी कुल से संबंधित है। इस डायग्राम के अंदर जो ए पोजीशन है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो निर्माण हो रहा है वो है सेपल प्राइमोर्डिया का। बाह्यदल आद्यक का निर्माण सबसे पहले होता है। बी डायग्राम के अंदर आप देखें तो जो सेपल प्राइमोर्डिया हैं उसके बाद में आपके जो स्टेमन प्राइमोर्डिया व कार्पेल प्राइमोर्डिया का निर्माण होता देखा गया है। और इसी डायग्राम के अंदर जो सी पोजीशन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो सेपल प्राइमोर्डिया हैं वो सेपल में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो आपके कार्पल प्राइमोर्डिया हैं और जो स्टेमन प्राइमोर्डिया हैं जो सेपल प्राइमोर्डिया के बाद विकसित हुए थे वो अब स्टेमन, पुंकेसर व कार्पेल अंडप में विकसित हो रहे हैं। लेकिन अभी भी उसके अंदर जो दलों का या दल पत्रों का निर्माण अभी भी पेटल प्राइमोर्डिया या दल पत्र आद्यक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये चित्र जो ब्रेसिकेसी कुल के कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस का है जिसमें स्पष्ट है कि जो सबसे पहले सेपल प्राइमोर्डिया का निर्माण हुआ, उसके पश्चात आपके स्टेमन प्राइमोर्डिया एवं कार्पल प्राइमोर्डिया और सबसे अंत में पेटल प्राइमोर्डिया या दल पत्र आद्यकों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम एक पुष्प के अंदर जो विकास होता है उसको समझ सकते हैं कि उसके अंदर इंडक्शन या अभिप्रेरण कैसे होता है। उसके पश्चात उसके जो कायिक जो शिखाग्र था वो पुष्पीय शिखाग्र में कैसे परिवर्तित होता है, उसके अंदर विभज्योतकी परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। जो ट्यूनिका कार्पस था वो मेंटल कोर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात उसके अंदर उत्तक जनन या हिस्टोजेनेसिस कैसे होता है, विभिन्न उत्तकों का निर्माण कैसे होता है। और उत्तकों के निर्माण के पश्चात हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगों का निर्माण किस क्रम में होता है। तो इस तरह से हम एक पुष्प के परिवर्तन को समझ सकते हैं। धन्यवाद।